जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है क्लास 12th का जो है फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर हम लोग का चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है आपका, इससे जो है आपका ये जो है आपका क्लास 12th का जो है आपका फिजिक्स का फर्स्ट, ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट था। ये आपका चैप्टर फर्स्ट था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बारे में जो है हम लोग बात कर रहे थे, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें जो है अगर आप फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो अगर इसका न देखे हो तो कृपया करके पहले उसको देख लें, तब इस वीडियो को रिप्ले करें। तब जो है आपको बेस्ट समझ में भी आएगा इसे हर एक कंसेप्ट। तो प्लीज पहले आपका फर्स्ट और सेकेंड वीडियो देखें, तब जो है आप इसको देखेंगे तो अच्छे से जो है आपको क्लियर होगा। इंक भर रहे हैं हम, इसको भी 2 बूंद जिंदगी की चाहिए, तभी ये चलता है, समझ ही रहे हैं आप। तो ये ना कहिएगा सर तो वीडियो ऑन करके भाग गए। अरे यार कहाँ भाग गए? असल बात तुम लोग की आदत बन चुकी है आप सभी की रील देखने का। तुरंत आता है धड़ाक से, 2 सेकंड के अंदर देखें, अरे यार ये अच्छा नहीं, हटाओ हटाओ, पियर का लड़का फराक वाला निकालो। तो इस तरीके का वीडियो देखने की आदत है, इसलिए जब आपका जो है एजुकेशन वीडियो जब थोड़ा सा लंबा होता है तो आप घबरा जाते हैं। तो घबराएंगे तो घबराने से जो है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आप उसको समझें, वीडियो आपके लंबा हो रही है तो लंबा हो रहा है इसीलिए हो रहा है ना कि आपके फ्यूचर से रिलेटेड बात किया जा रहा है, आपके टॉपिक से रिलेटेड बात किया जा रहा है, तो वीडियो लंबा होगा ही होगा। मूवी थोड़ो है, रील थोड़ो देख रहे हो, धड़ाक से देखे हो, धड़ाक से ऊपर भगा दिए, चलो हो गया, आगे देखते हैं। अब ये गाना हिट नहीं कर रहा है, दूसरा गाना देखते हैं। तो उससे काम चलने वाला नहीं है, वो जो है किनारे रखिए। बहुत तो आजकल हैं जो सोशल मीडिया में डूब चुके हैं, उनको सुबह से शाम तक भूखे प्यास नहीं लगता है। रतिया में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जो है आप रील देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मार दिन रात चैटिंग पे चैटिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्लीज उसको किनारे कर दो। बहुत जो है वह भयंकर, वो जो आदत है वो बहुत ही खराब जो है हैबिट है, उसमें अगर आप पड़ गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो कृपया करके सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें। उसमें जो है आपको जो है इसका, इस स्मार्टफोन जो आपको प्रेजेंट टाइम में मिला है उसका यूज करना सीखें, मिसयूज ना करें प्लीज। आगे चलते हैं, आइए जो है टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो सर बहुत ज्यादा बात हो गया, अभी तक टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो चलिए जो है आपका इसमें जो है हम लोग बात करने वाले थे, कुलाम्स के नियम को वेक्टर के रूप में देखने वाले थे। तो हेडिंग बनाएंगे कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, यानी कुलाम का नियम सदिश के रूप में। किसके रूप में देखने जा रहे हैं? सदिश के रूप में देखने जा रहे हैं, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ध्यान से देखेंगे, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर आ गया तो इसका मतलब डायरेक्शन होगा ही होगा। यानी कि जो है आपका यहाँ एक चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज Q1, और दूसरा आपका यहाँ एक चार्ज है Q2। ये अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो पहले ही बता चुके हैं, प्लस आवेश, यानी कि दोनों प्लस प्लस रहे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के रहे तो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों अगर प्लस प्लस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि ये जो है इस पर फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को हम लोग कहेंगे F12। ध्यान से देखिएगा, F12 कहने का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q2 वाला इस Q1 पर फोर्स लगा रहा है, और इस ये Q1 भी तो Q2 पर फोर्स लगाएगा,
तो Q2 को फोर्स इधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसको हम कह देते हैं F21। F21 कहने का मतलब क्या हुआ सर जी, कि यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q2 पर लगने वाला फोर्स है Q1 के कारण। तो ये हो गया आपका, इन दोनों चार्ज के बीच की कुछ दूरी होगी, दोनों चार्ज के बीच की कुछ दूरी होगी। इस दूरी को हम मान लेते हैं आपका स्मॉल r दूरी होगी, ये स्मॉल r दूरी है, ठीक है। अब जो है अगर इस डायरेक्शन में अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालें इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपका पोजीशन वेक्टर जो आएगा वह जो होगा आपका r1 माइनस r2। इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर यानी फोर्स F12 के डायरेक्शन में पोजीशन ये बता रहा है कौन, r1 माइनस r2। इस डायरेक्शन में जब चलेंगे तो पोजीशन वेक्टर आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, r2 माइनस r1 से। ये इस डायरेक्शन में यानी कि इस फोर्स के लिए पोजीशन वेक्टर का काम करेगा। अब कहें सर ये आप कैसे लिख दे रहे हैं r1 माइनस r2, हमको तो यही हवा नहीं लग रहा है कि कहाँ से आ गया r1 माइनस r2 टपक गया बीच में। तो कृपया करके ध्यान दें, आप जो है क्लास 11th में पढ़े हैं क्या सर? क्लास 11 तो हम शूटिंग करने में निकाल दिए, कहाँ क्लास 11th पढ़े हैं? 12 में तो आप थोड़ा सा अंदर डर भय बना, पापा कह रहे हैं बोर्ड देना है, टीचर भी कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, पढ़ो तो तनी पढ़ने स्टार्ट किए, तब तक आपका चैनल मिल गया। चैनल पर आए तो समझ में आने लगा आपके वीडियो देख करके, इसलिए हमने आपका फैमिली मेंबर बन गया, यानी मैग्नेट क्लास का एक सदस्य बन गया। तो चलो आओ, अगर आप मैग्नेट क्लास का जो है मेंबर बन चुके हैं तो मेरा जो है आपका कर्तव्य है और कि जो है इस बात को तह तक जा करके समझने में। तो समझाते हैं आपका r2 माइनस r1 कैसे आया, ध्यान से समझिएगा, पेन कॉपी निकाल करके लिखते रहिएगा। ये क्या कह रहा है, r1 माइनस r2 हमने कैसे लिखा, इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर। आप पढ़े होंगे ट्रायंगल्स ला, त्रिभुज का नियम, थोड़ा सा अब हम लेकर चलते हैं आप लोग को 11th की दुनिया में। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, यहाँ होता था आपका वेक्टर बी, तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे जाता था इस डायरेक्शन में, और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर की जो वैल्यू होती थी इन दोनों को जोड़ते थे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसे आता था। ये जो है आपका फर्स्ट वेक्टर ए है, ये सेकंड वेक्टर बी है, तो इनका रिजल्ट इन दोनों को जोड़ोगे तो कुछ जोड़ने पर कुछ रिजल्ट आता है ना, तो उसको हमने कहा रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों को जोड़ दिया था। और उसका डायरेक्शन ध्यान रखना इधर होता है, रिजल्टेंट वाले का इस डायरेक्शन में, यानी कि जो है आपका इसके जो है आपका टेल से लास्ट वाले का हेड जो मिलाया जाता है, तो इस तरीके से आपका ये पोजीशन वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आता है 2 वेक्टर का। तो ये बताओ, और यहाँ जो है आपका जो है इसी तरीके से हम इन दोनों जो पोजीशन वेक्टर जो है आपका हमने यहाँ जो r2 माइनस r1 कैसे आया इसको दिखाएं। अगर मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब 0 0 वाला, तो इसको अगर ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे तो इसको क्या कहोगे, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, इसको ज्वाइन करोगे तो इनका जो है ओरिजिन से कुछ दूरी होगा ना, तो हमने दूरी मान लिया r1 है। अब कोई भी दूरी मूल बिंदु से ही तो मापी जाती है, मेजरमेंट हमेशा ओरिजिन से किया जाता है। तो ये ओरिजिन से इनका जो है Q2 वाले का पोजीशन देखे भैया, ई कहाँ है, Q2 वाला कहाँ है, कौन दुनिया में छिपा है, तो पता चला r2 दूरी पर है, ओरिजिन से r2 दूरी पर है। ये जो है इसका जो है वो इसी ओरिजिन से Q1 वाले का जब हम पोजीशन पता करें तो ये पता चला कि r1 दूरी पर है। तो ये जो है आपका ये इस डायरेक्शन में है, और ये जो है आपका ये इस डायरेक्शन में है, और ये फोर्स इधर लग रहा है ना, तो ये फोर्स का डायरेक्शन जो है आपका इधर है, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर इधर। तो ये इनका जो है इन दोनों वेक्टर का जो इधर है, एक इधर है एक इधर, तो इनका ये रिजल्टेंट बनेगा, ये रिजल्टेंट r1 बनेगा। तो अगर हम इस कुछ समय के लिए Q1 से Q2 वाले को हम मान लेते हैं, अगर A है और ये वाला यहाँ B है, तो ये हो गया OA और OB। तो इसमें अगर इसी तरीके से निकाला जाए रिजल्टेंट, तो इसमें क्या निकलेगा, त्रिभुज के नियम से जोड़ करके निकालो, इन दोनों का जोड़ोगे इसके बराबर होनी चाहिए। तो इसमें जो है r2 और इसका पोजीशन वेक्टर जो है हमने बोल दिया उसको A और B, क्या है, हमने AB बोल दिया है, क्या बोल दिया है, AB है। तो इसमें त्रिभुज का नियम लगाओगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल क्लास 11th के अकॉर्डिंग,
तो क्या होगा, ये होगा आपका R2 प्लस ए से बी वाले चले जाओ तो ये होगा ए बी, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर इसका क्या है, यहाँ पर R1 है, तो ये R1 के बराबर होगा। यानी कि ये जिस तरह से ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो इनका रिजल्टेंट ये मिला, R बराबर ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दें तो ये देखो, ये गया पहले इधर डायरेक्शन है, ये ओ से ए है, फिर ये आपका ए से बी हो गया, तो इनका रिजल्टेंट ओ से बी वाला है, ओ से बी ये जो है आपका इनका रिजल्टेंट बनेगा। इस रिजल्टेंट को हमने किससे दिखाया है, R1 से। अगर पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, ओ से ए जाओ, फिर प्लस ए से बी जाओ, ए बी, तो ये आपका ओ से बी रिजल्टेंट के बराबर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। तो ओ से ए वाले का पोजीशन वेक्टर तुमने R2 बोला है, ए से बी वाले को हमको यही पता करना है, ए से बी वाला ये वाला कितना है जिसको हम लिखे थे। अब जो है ओ बी आ जाओ, ओ बी वाले का कितना है, R1 है। ये बताओ ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ए बी बराबर क्या आएगा, R1 माइनस R2, R2 को उधर लेकर माइनस कर दो, तो यही तो हम पहले लिखे थे, ए से बी वाले का पोजीशन वेक्टर क्या, R1 माइनस R2। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम कि जो है आपका ए से बी वाला कितना होगा, तो R1 माइनस R2 होगा। यहाँ हमने दिखा भी दिया आपके सामने कि ये कैसे इसका पोजीशन वेक्टर निकलेगा, R1 माइनस R2 से। तो ये हमने जो है, अब इतना हम महाभारत थोड़ा नहीं आप बनाएंगे यार पेपर में, इतना बनाते रहेंगे तब तो पता चला कि जो है आपका 2 नंबर का प्रॉब्लम वहीं पर जो है आपका 14 मिनट करते ही रह जाओगे, तब तो बर्बाद हो जाएंगे। अब हम जो है डायरेक्ट आपको फिगर बनाना सिखा रहे हैं। ये जो है आपका यहाँ जो है इसके इनके बीच का जो है आपका ये इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमने आपका मॉडुलस R सपोज किया है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, और Q1 से Q2 की तरफ इधर जब जाओगे तो पोजीशन वेक्टर मिलेगा R1 माइनस R2। इसी तरीके से जब इधर से इधर जाओगे तो Q2 वाले में से Q1 को घटा दो ना, उसका पोजीशन वेक्टर, तो Q2 वाले का कितना था, R2 था, Q1 वाले का R1 था पोजीशन वेक्टर, उसमें से R2 माइनस R1 हमने कर दिया, तो इस डायरेक्शन में पोजीशन पता चल गया और इस डायरेक्शन में भी पोजीशन पता चल गया। तो चलो अब आओ बात करते हैं, यहाँ लिखे थे F12, तो लिखेंगे हियर, ये भी मेंशन कर दे, F12 क्या है, फोर्स, F12 को क्या कहेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स है जिसको हम F12 कहें। इसी तरीके से F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2, अब एक दूसरे वाले Q2 पर लगने वाला फोर्स है, किसके कारण, Q1 के कारण, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q1 के कारण ये फोर्स है, Q2 पर लग रहा है ये फोर्स, Q2 वाले पर लग रहा है, लेकिन किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण, तो इसको F21 कहें, इसको F12 कहें। इस तरीके से हमने ये पता कर लिया। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे, ये दोनों पॉइंट नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम हटाते हैं, F12 और F21, एक इधर लग रहा है बॉल, एक इधर फोर्स, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी दूर हटा रहे हैं। अब चलें आगे, ध्यान से देखेंगे, ये नोट कर लिए होंगे। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम से अगर हम लगाया जाए F12 इसकी वैल्यू निकाला जाए, तो कूलम्ब के नियम पीछे पढ़ चुके हो, यहाँ हम उसी का यूज कर रहे हैं, कूलम्ब के नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो उनके बीच की दूरी को हमने क्या कहा, मॉडुलस R कहे हैं, ये मॉडुलस R का स्क्वायर, मॉडुलस R का स्क्वायर। अभी ये इतनी जो डाटा हम लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉडुलस ऑफ R का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा अभी आपका मैग्नीट्यूड है, और इधर हमने किसका साइन लगाया है, वेक्टर का, तो अभी ये वेक्टर नहीं बना है। अब इसमें जब इसको वेक्टर बनाने के लिए इसी के साथ जो है हमको यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर आप पढ़े होंगे, हमेशा कैप से लिखा जाता है, जैसे कोई वेक्टर ए है
तो इसका यूनिट वेक्टर ए कैप लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए कैप। और ये कैसे डिफाइंड होता है? तो उस वेक्टर को ऊपर लिख लेते हैं और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, आपका यूनिट वेक्टर चला जाता है, यूनिट वेक्टर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। तो ये केवल आपका यूनिट, ये केवल अभी मैग्नीट्यूड है, इतना पूरा मैग्नीट्यूड है, इसी में बस यूनिट वेक्टर लिख दो, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर भैया किसका निकालेंगे? तो फोर्स कौन सा हम निकाल रहे हैं? F12। तो F12 के डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर कौन है? तो R1 - R2 है। अभी हम निकाले यहाँ पर R1 - R2, इसी का बस यूनिट वेक्टर ले लें R1 - R2 का, ये डायरेक्शन बताने लगेगा, डायरेक्शन शो करने लगेगा, क्योंकि वेक्टर लिखे हैं तो उसमें वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना। तो ये तो अभी आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब इसके साथ डायरेक्शन हम बनाने जा रहे हैं, तो R1 - R2 ये इसका पोजीशन वेक्टर था, इसी का कैप ले लिया। कैप लेने का मतलब ये जो है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमेशा कैप से दिखाया जाता है, तो हमने R1 - R2 का कैप ले लिया। कैप कैसे डिफाइंड है? तो वेक्टर का ऊपर लिखा जाता है, उसके मैग्नीट्यूड से भाग दिया जाता है। तो यहाँ उस वेक्टर को ऊपर लिखेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, इसका कैप निकल जाएगा। तो इसी की जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R का स्क्वायर। और ये R2 - R1 का जो है यूनिट वेक्टर निकाला जाए, तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यही वेक्टर लिखा जाएगा R1 - R2, यही आपका वेक्टर रहेगा, और इसके मैग्नीट्यूड से भाग देंगे, यानी कि R1 - R2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये R1 - R2 का मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये बताना, अगर R1 - R2 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये डिस्टेंस ही तो बताएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताएगा। तो ये यहाँ तक के डिस्टेंस यानी कि जो है आपका इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकाला जाएगा, R1 - R2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वो तो मैग्नीट्यूड आपके R के ही तो बराबर होगा, जितना जो है R है उतना R1 - R2 का मैग्नीट्यूड होगा। R1 - R2 पोजीशन वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये दूरी बता देगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, हमने इसका जो है आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर ऐसे डिफाइंड होता है, पहले ऊपर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, तो ऊपर वेक्टर लिखा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब चलो, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ R को तुम किससे हटा सकते हो? R को वही मैग्नीट्यूड ऑफ R1 - R2 से, तो ये हटा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 - R2 का यहाँ स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ बगल में क्या चल रहा है? R1 - R2 ये वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड R1 - R2। अब देखना, दोनों का ये बेस सेम हो गया, यहाँ का भी यहाँ पावर 2 है, और यहाँ का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 3 पावर हो जाएगा। तो इसका जो है वेक्टर फॉर्म कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2, और अपान में जो है आपका ये हो जाएगा कितना? R1 - R2 का होल क्यूब। देखो, यहाँ का पावर 2 और यहाँ का पावर 1 मिलकर 3, तो यहाँ होल क्यूब हो गया। अब यहाँ और इनटू में कितना है? ये वाला वेक्टर R1 - R2, तो ये हो गया R1 - R2 का, ये हो गया वेक्टर। यही जो है आपका किसकी वैल्यू है? तो ये आपकी वैल्यू निकल गई किसका? तो F12 का वेक्टर, यानी कि F12 वाला वेक्टर जो है हमने आपके सामने जो है निकाल लिया। यही आपका फाइनल रिजल्ट, यही जो है आपका क्या है? तो आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ध्यान से देखेंगे, तो ये जो है आपका फाइनल हमने रिजल्ट पर पहुंचा दिया, किसके? कूलम्ब्स लॉ को हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया? वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, F12। यही आपका कूलम्ब का नियम है, किसके रूप में है? वेक्टर के रूप में। किस रूप में है? ये जो है आपने कूलम्ब्स के नियम को किसके रूप में रिप्रेजेंट कर दिया? वेक्टर के रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R1 - R2 का होल क्यूब, यहाँ डॉट में फिर R1 - R2 का वेक्टर। तो इस तरीके से इसका हमने जो है वेक्टर फॉर्म लिख दिया, किसके? कूलम्ब के नियम को। इसी तरीके से कोई कहेगा हम F12 निकाले हैं, तुम अगर F21 निकालोगे तो नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लिख देते हैं F21 की वैल्यू। अब F12 हमने निकाल दिया, F21 के लिए पूरी ये कहानी नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट इसी तरीके से रिजल्ट लिखेंगे। नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं।
अब लिखेंगे सिमिलरली लिख करके, इसी प्रकार लिख करके अब हम उस वाले फोर्स का भी निकाल दें, F21 वाला। तो F21 वेक्टर F12 उसका कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, अब इधर जो है R1 माइनस R2 लिखे हैं, तो इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर कितना है R2 माइनस R1 है ना, तो अब यहाँ बदल जाएगा, क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ कितना हो जाएगा R2 माइनस R1। ये जो है आपका कूलम्ब्स का जो है वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया दोनों फोर्स को। तो एक निकाले दूसरा उसी प्रकार लिख दिया, फिर उतना क्यों महाभारत करने जाए, इसका डायरेक्ट इसी प्रकार रिजल्ट आएगा। इस पहले थे तो पोजीशन वेक्टर R1 माइनस R2, अब इस डायरेक्शन में जाओगे F21 की बात करोगे तो पोजीशन वेक्टर का काम तुम्हारा R2 माइनस R1 करेगा। इस तरीके से हमने कूलम्ब्स के नियम को वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। तो ये कई बार आपके पेपर में पूछता भी है, कूलम्ब के नियम को लिखो लेकिन वेक्टर के रूप में लिखो। अब बच्चे क्या समझते हैं, जो कूलम्ब का नियम पीछे पड़े हुए हैं आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, उसी को लिख देते हैं। अरे भैया वो केवल जो है आप सिंपली कूलम्ब के नियम को डिफाइन किया गया, वो ये जो बता रहा है कूलम्ब के नियम को सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हमने समझा दिया आपको। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक से। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कैसे बनते हैं यहाँ से। नोट में लिख लेना, ये कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में काम आता है। यानी कि जो है आपका कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड Fg, F लिख करके कैपिटल G लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। आप 11th में ग्रेविटेशनल भी फोर्स पढ़े होगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर आपका G m1 m2 अपान R स्क्वायर। G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये जो है फार्मूला, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला है। तो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फार्मूला कूलम्ब के नियम से पढ़े ही हो, तो Fe लिखने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fg लिखने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स यानी Fe और Fg, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। यानी कि जो है इनके बीच में देखने जा रहे हैं कि कौन जो है आपका स्ट्रांग है और कौन जो है वीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हियर Fe इज मच ग्रेटर देन Fg, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही अधिक होता है, वेरी स्ट्रांग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही अधिक होता है। अब देखेंगे इसमें कैसे प्रॉब्लम पूछता है, लिखेंगे Fe अपान Fg इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर आपका 36 फॉर 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन के लिए। दूसरा आपका Fe अपान Fg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 39 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के लिए 39, ये जो है आपका। और आपका जो तीसरा नंबर आएगा Fe अपान Fg इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 43। किसी बुक में जो है आपको एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको 42 भी मिल जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, कहीं 43 43 तो कहीं आपका 42 मिलता है। 10 टू द पावर 43 फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपका जो है देखिए, अगर 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ एक प्रोटॉन, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल करके उन दोनों का अनुपात करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो 36 आता है।
यानी इसको Fg को इधर भेजोगे तब जाकर के Fe वैल्यू आएगी। यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो जो है आपका Fe की जो वैल्यू है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 10⁻36 इंटू Fg, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स में 10⁻36, यानी एक लिख करके 36 को जीरो लगाना है, समझ रहे हो ना। एक लिखकर 36 को जीरो मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए तो कल तुम लोग पढ़ना लिखना छोड़ दोगे, छोड़ छाड़ कर शिमला भाग जाओगे। तो ये कृपया करके ध्यान दें, यानी 10⁻36 गुना करेंगे किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, तब जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही अधिक होता है, वेरी वेरी स्ट्रांग होता है। इसीलिए हमने लिखा है Fe इज मच मच ग्रेटर देन Fg। ये हो गया दो इलेक्ट्रॉन के लिए, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का हमने तुलना की, दो प्रोटॉनों के बीच का तुलना किया। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रहेगा तो यही आपका दोनों का जो रेशियो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का 39 आता है। और दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पर रख करके और तब जाकर के ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब निकालते हैं तो ये आता है 10⁻43। अब पूछोगे ये डाटा सर कहाँ से आ गया, तो इसके लिए पूरा जो है आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला रखें, उसके बाद से उसका जो है दो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, दो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, रख करके कैलकुलेट करें, फिर भाग दें तो ये रिजल्ट निकल करके आता है। तो उतना आपको नहीं करना है, आपको बस रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनते हैं न कि सब्जेक्टिव बनते हैं। आपको कभी भी ऐसे इन दोनों के रेशियो से ऑब्जेक्टिव ही प्रॉब्लम बने हैं, न कि सब्जेक्टिव बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए डाटा याद रखो, दो प्रोटॉन के लिए जो है ये दोनों रेशियो आता है 36, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए 39, और जो है आपका दोनों अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आएगा जो है आपका 43। इस तरीके से जो है आप निकाल लेते हैं किसके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में आपने तुलना कर लिया, तुलनात्मक अध्ययन भी हमने देख लिया। तो आई होप जो है आपका वेक्टर का नियम जो है, आप कूलाम का नियम वेक्टर के फॉर्म में भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। एक बार जो है खुद से प्रैक्टिस कर लेना रफ पर लेकर के, और उसके बाद से ये रेशियो याद कर लेना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के जो है आपकी तुलना में बहुत ही स्ट्रांग होता है। और जो जब दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की जब बात करते हैं तो ये रेशियो कितना निकल कर आता है, हमने आपके सामने एक एक करके रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर लीजिएगा। सारा जो है आपको कंटेंट फ्री ऑफ कास्ट जो है मैग्नेट क्लास की तरफ से आपको जो मिलता रहेगा, लेकिन हाँ जो है एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।